चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं, हमने डीडीएल के बेसिक कमांड्स तो कर लिए थे, है ना? बता रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने डीडीएल के बेसिक कमांड्स कर लिए थे, जैसे क्रिएट, यूज, ये सब हमने किया था, राइट? तो आज हमारे पास जो अगला कमांड है वो है ऑल्टर। डीडीएल के आपके 3 कमांड बचे हैं सिर्फ, ऑल्टर, ड्रॉप एंड ऐड। ये 3 कमांड बचे हैं डीडीएल के, आज खत्म कर देंगे। और साथ ही आज सीएसवी फाइल से डेटा हम एसक्यूएल सर्वर के अंदर कैसे लेते हैं वो भी खत्म कर देंगे। तो ये 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास, ठीक है? तो सिंपली अपना मैनेजमेंट स्टूडियो खोल लोगे एंड उसके अंदर हम शुरू करेंगे ऑल्टर कमांड से, ठीक है? पिछले कुछ बैकअप देने की तो जरूरत नहीं है ना, क्लियर है सब कुछ, ठीक है? हम शुरू करेंगे ऑल्टर कमांड से, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेसेस बने हुए हैं, ठीक है? तो मैं लेट्स से SDB2 पे वर्क करता हूँ, ठीक है? तो ओपन दिस एंड लेट्स सी क्या टेबल्स है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स और फीस का टेबल है एंड इसके अंदर मेरे पास ये कॉलम्स है, ठीक है? इसके ऊपर वर्क करते हैं अभी। तो मैग्नीफाई करने की जरूरत है, दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है। तो हम ऑल्टर से 2 चीजें हम मेन करते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉलम को ऐड करते हैं, ठीक है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके टेबल्स हैं उसके अंदर अगर आपको एक और कॉलम ऐड करना है तो हम उससे वो ऐड करते हैं। सेकेंडली हम उससे क्या करते हैं, हम उससे कॉलम को ड्रॉप या डिलीट करते हैं, ठीक है? सो कॉलम का एडिशन और डिलीशन ये होता है ऑल्टर कमांड से, ठीक है? अब जो ऐड कमांड है वो हमेशा ऑल्टर के साथ ही यूज होती है, बट जो ड्रॉप कमांड है वो ऑल्टर के साथ भी यूज हो सकती है, अलग से भी यूज हो सकती है, ठीक है? जो ऐड कमांड है वो कॉलम को ऐड करती है, ठीक है? जो ड्रॉप कमांड है वो कॉलम को ड्रॉप करती है, बट जो ड्रॉप कमांड है वो कॉलम के साथ साथ टेबल को भी ड्रॉप कर सकती है, ठीक है? इट हैज दैट कैपेबिलिटी। तो बेसिकली जब आप ड्रॉप कमांड को ऑल्टर के साथ यूज कर रहे हो तब आप कॉलम को ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है? और जब आप ड्रॉप कमांड को ऑन इट्स ओन यूज कर रहे हो, कि मतलब सिर्फ ड्रॉप कमांड को यूज कर रहे हो, तो आप पूरा टेबल डिलीट कर रहे हो, ठीक है? तो ये बेसिक थ्योरी है कि क्या करती है क्या नहीं करती है, ठीक है? इनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने बताया कि एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक डेटाबेस है टेस्टडीबी के नाम से, उसके अंदर मेरा टेबल है स्टूडेंट्स के नाम से एंड उसके अंदर ये मेरे सारे कॉलम्स हैं, ठीक है? तो लेट्स से आई वांट टू ऐड अनदर कॉलम ऑफ मार्क्स, ठीक है? तो उसको ऐड करते हैं। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्टर कमांड का यूज करना है हमें, राइट? बट सबसे पहले डेटाबेस यूज कर लेते हैं एक बार, वो हर बार करना नेसेसरी है, ठीक है? विल यूज टेस्टडीबी। क्या ड्रॉप में और डिलीट में ये फर्क होता है कि जैसे मान लो अगर मैं टेबल की बात करूं तो डिलीट में टेबल का डेटा डिलीट होता है, स्ट्रक्चर रहता है, ड्रॉप में पूरा टेबल उड़ जाता है, ठीक है? और डिलीट आपका डीएमएल का पार्ट है, डीएमएल का पार्ट है तो डेटा मैनिपुलेशन का पार्ट हुआ, है ना? डेटा मैनिपुलेशन में हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे होते, जो उसके अंदर डेटा है उसकी बात कर रहे होते हैं। तो अब वहीं से देखो कि डिलीट अगर डीएमएल का पार्ट है तो उससे डेटा डिलीट होगा, और ड्रॉप अगर आपका डीडीएल का पार्ट है तो उससे स्ट्रक्चर डिलीट होगा, ठीक है ना? तो टेस्टडीबी, यू आर यूजिंग टेस्टडीबी एंड एग्जीक्यूट, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब देखते हैं कि हमारा ऑल्टर कमांड कैसे यूज होता है। तो ऑल्टर कमांड के लिए वी विल फर्स्ट राइट ऑल्टर, ठीक है? देन वी हैव टू मेंशन कि हमें ऑल्टर करना क्या है। तो हमें फिलहाल ऑल्टर करना है टेबल को, ओके? तो विल राइट टेबल, देन टेबल का नाम। तो हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, ठीक है? अब हमें क्योंकि कॉलम ऐड करना है तो विल यूज ऐड कमांड, ठीक है? तो ऐड, एंड इसके बाद हमें कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा इंफॉर्मेशन डालेंगे, क्योंकि जब भी आप ऑल्टर एंड ऐड को साथ में यूज कर रहे हो तो माई एसक्यूएल कह रहा हूँ, एसक्यूएल सर्वर ऑलरेडी ये चीज समझता है कि आपको कॉलम ऐड करना है, ठीक है? तो ऐड के बाद सिंपली आई विल टाइप कॉलम नेम विच इज मार्क्स एंड उसका डेटा टाइप इंट, ठीक है? क्वेरी बंद करी, वी विल एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, एग्जीक्यूट हो गई एंड यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो डेटाबेसेस
एसडीबी, टेबल्स में स्टूडेंट्स, कॉलम्स में मार्क्स आ गया हमारा। ठीक है, नल और नॉट नॉट नल का मतलब होता है कि नल जब लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि इसके अंदर वैल्यूज खाली छोड़ सकते हो तुम, कि मान लो हाँ अलाउड है कि तुमने 2-3 स्टूडेंट की वैल्यू नहीं बढ़ाई तो अलाउड है। नॉट नल का मतलब कि ऐसा अलाउड नहीं है, अगर तुम किसी भी स्टूडेंट की एंट्री करते हुए मार्क्स की वैल्यू, अगर मार्क्स नॉट नल होता और मार्क्स की वैल्यू तुम खाली छोड़ना चाहते हो तो इसके एरर देता, वो एंट्री लेता ही नहीं। ये होता है नॉट नॉट नल डिफरेंस। ठीक है, हाँ कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है। क्लियर? ठीक है, तो ये तुम्हारा ऐड करने के लिए होता है क्वेरी को, ओ सॉरी कॉलम को ऐड करने के लिए होता है। तो ड्रॉप करना है, तुम सिंपली यहाँ पे ड्रॉप लगा सकते हो ऐड की जगह पे। मिल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। प्रेफर्ड नहीं रहता है, मैंने बताया था ना, तो शायद तुम्हारी क्लास में भी बताया होगा कि जो ब्रैकेट है इट्स फॉर मोस्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, और जो बाकी चीजें हैं वो तुम बिना ब्रैकेट के लिखते हो। समझ होता है, एक और एसक्यूएल के बाद चल रहा है ना एक्चुअली। हाँ, बेसिकली यहाँ पे एसक्यूएल में एक रूल रहता है कि जब भी तुम्हें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखने होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जस्ट नॉट लाइक 1+1 2+2 ऐसे वाले नहीं, जब तुम स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे हो और जब तुम नंबर्स को ऐड कर रहे हो, जब तुम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को लेट्स से कुछ कट करके प्रेजेंट कर रहे हो, जब भी तुम कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हो डाटा के ऊपर बेसिकली, वो ब्रैकेट्स के अंदर शो होता है। जब एक्सप्रेशन बन गया अगर वो एक, तो वो ब्रैकेट्स के अंदर शो किया जाता है, अदरवाइज सब कुछ ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के बाद अब हम यूज करेंगे ड्रॉप कमांड। ठीक है, अब हम जो मार्क्स वाला हमने कॉलम बनाया था उसको ड्रॉप करेंगे। अब ड्रॉप के साथ आप मार्क्स लिखोगे, इसके बाद आपको इंट की जरूरत नहीं होती क्योंकि स्ट्रक्चर तो डिफाइन हो रखा है उसका, है ना, हम डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हम ड्रॉप के बाद मार्क्स लिखते हैं। ठीक है, बट ड्रॉप जो हमारा कमांड है उसको हमें बताना पड़ता है कि मार्क्स क्या है। ठीक है, तो मार्क्स से पहले ड्रॉप कॉलम आएगा, ड्रॉप कॉलम मार्क्स, ये रहेगा आपका क्वेरी। ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप कॉलम मार्क्स, तो इससे जो आपका मार्क्स वाला कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। ऑल्टर कमांड में तुम स्ट्रक्चर वगैरह अपडेट करने के लिए ज्यादातर तुम ड्रॉप करके भी ऐड करते हो उसे। तुम्हें अगर मॉडिफाई करना है, जैसे कॉलम का नेम रीनेम करना है या उसका डेटा टाइप चेंज करना है, तो फिर वो स्टोर प्रोसीजर से होता है। स्टोर प्रोसीजर डीडीएल और डीएमएल की बात आता है, जो ट्रांजेक्शन एसक्यूएल आती है, स्टोर प्रोसीजर्स आते हैं, और फिर तुम्हारे चेक्स आते हैं, एनालिसिस आते हैं अलग अलग। सो वो सब उनका पार्ट है वो। ठीक है, माई एसक्यूएल में अगर तुम्हें वो करना था तो ऑल्टर से हो जाता था, और मैं माई एसक्यूएल की बात करूँ, इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है ना, तो हो गया। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कर लो एंड कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। तो रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, ये चला जाएगा। तो डेटाबेसेस टेस्ट डीबी एंड टेबल्स स्टूडेंट्स एंड कॉलम्स, तो इसमें मार्क्स चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉलम को ऐड करते हो या डिलीट करते हो। क्लियर है इतना, है ना? अब अगर मैं लेट से, जैसे ये फीस का कॉलम है मेरे पास, है ना, मैं ये सारी हटा देता हूँ, यहाँ से ऑल्टर वाला पूरा पार्ट हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे मार्क्स की जगह पे करता हूँ फीस पहले तो। ठीक है, और अब फीस क्या है, मेरा टेबल है, सो कॉलम की जगह पे मैं टेबल लिख देता हूँ। ठीक है, ड्रॉप टेबल फीस। अब ये करेगा, ये पूरे के पूरे टेबल को ही डिलीट कर देगा। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ यहाँ से ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर में से गायब ही हो जाएगा फीस। ठीक है, सो अभी देखो यहाँ पे फीस का दिख रहा है ना, फीस एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जीक्यूट किया, रिफ्रेश किया, चेक करके टेबल बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ डीएटी तुम्हारा डेटा टाइप होता है।
इशू कुछ एरर आ रहा था या क्या आ रहा था? अच्छा, उसमें वो क्या इशू होता है कि जो तुम्हारी सीएसवी फाइल है ना, उसमें जो डेट वाला कॉलम होगा वो तुम्हारा एसक्यूएल सर्वर से कंपैटिबल फॉर्मेट नहीं होगा। अगर तुम एसक्यूएल सर्वर की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे ना, तो उसमें लिस्ट ऑफ वो होते हैं फॉर्मेट्स, कि इसी फॉर्मेट में तुम्हारी डेट को डेट की तरह लेगा वो फॉर्मेट इनकम्पैटिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने तुम्हारी जो डेट है सीएसवी में वो ऐसे लिखी हुई है 26/2/25, एक्सेल में या सीएसवी में जिसमें भी है उसमें वैसे लिखी हुई है ना। बट तुम्हारा जो एसक्यूएल है वो सिर्फ ये वाला ले रहा है कि 26-2-25, उसको पता ही नहीं है स्लैश वाला फॉर्मेट, तो वो फिर वहां पे जीरो कर देता है। हाँ, क्योंकि पावर बीआई हाइफन हाइफन वाला लेता है फॉर्मेट। एसक्यूएल का मतलब कंफर्म नहीं है, एसक्यूएल ना एक्चुअली काफी सारे टाइप ऑफ फॉर्मेट लेता है। हाइफन हाइफन वाला अलाउड है, वो पता है। स्लैश वाला अलाउड है या नहीं है वो तुम्हें एक बार डॉक्यूमेंटेशन में देखना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हें तो सबसे पहले वो भी देखना पड़ेगा कि तुम्हारे एक्सेल में एक्चुअल फॉर्मेट है क्या। हाँ, पावर बीआई से ठीक कर लो या फिर उससे, अरे उसमें एक्सेल में ठीक हो जाता है ना फॉर्मेटिंग से। हाँ, ठीक है, हमने फेस ड्रॉप किया, एग्जीक्यूट कर दिया दोनों से। ठीक है, तो टेबल्स में गए। हाँ, गया ना फीस, ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये तुम्हारा बेसिक है, ठीक है। हमने बेसिकली इसके साथ हमने डीडीएल कंप्लीट किया है। डीडीएल में जो टॉपिक्स थे हमारे पास, पहले टॉपिक हमारे पास थे क्रिएट, यूज, ये वाले थे, उन्हें वो कवर कर लिए। देन वी हैव कंस्ट्रेंट्स, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, ये सब किया हमने, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक था हमारे पास ईयर डायग्राम्स का था, वो मैंने आपको बता दिया, ईयर डायग्राम बेसिक वाले, ठीक है। और जो लास्ट वन थे वो थे दिस ऑल्टर, ड्रॉप एंड ऐड, ये वाले थे, ठीक है। अब एक पार्ट है जो कि आपका बाद में आता है थोड़ा सा डीएमएल के बाद, जो सीएसवी फाइल से भी इंपोर्टिंग होती है या एक्सेल से इंपोर्टिंग होती है, वो सारी वाली पार्ट। बट सीएसवी से इंपोर्टिंग वाले पार्ट मैं अभी करा देता हूँ, ताकि आपको ना बहुत सारा डेटा डालना ना पड़े आपको। जब आप डीएमएल पढ़ोगे तो क्वेरीज रन करते हुए एक्चुअल डेटा आपको दिखे, मतलब रिजल्ट में अच्छा खासा डेटा दिखे, ठीक है ना। तो देखो, अब हम इसमें एक्सेल से, पावर बीआई से, एक्सेस डेटाबेस से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है उससे, माइस्क्यूएल से, ओरेकल डेटाबेस से, सीएसवी से, किसी भी जगह से डेटा ले सकते हैं, ठीक है। अभी सबसे जो सिंपल मेथड होता है सीएसवी से इंपोर्ट करना, ठीक है। तो सीएसवी से इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो रिमेंबर जब भी आप सीएसवी से डेटा इंपोर्ट करोगे ना, तो जिस भी डेटाबेस के अंदर आप डेटा इंपोर्ट कर रहे हो वो पूरा फॉर्मेट हो जाता है। मतलब कि मान लो आपके एक डेटाबेस है 1 2 3 के नाम से या डेटाबेस 1 के नाम से, ठीक है। उसके अंदर आपके 8 टेबल पड़े हैं, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4 एंड टेबल 8, ठीक है। अब आपने सीएसवी फाइल इंपोर्ट करी उसके अंदर, ठीक है। तो जो ये 8 के 8 टेबल हैं ये पूरे रिमूव हो जाएंगे, और सीएसवी फाइल का एक टेबल बनेगा, सिर्फ वही बचेगा। बिल्कुल। तो जो 8 टेबल तुम्हारे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे वो हट जाएंगे, एंड जो सीएसवी फाइल ने अपना टेबल दिया है बस वो बचेगा, ठीक है। हाँ, जब भी तुम सीएसवी से डेटा इंपोर्ट कर रहे हो, इट इज रिकमेंडेड कि एक नया डेटाबेस बनाओ और उसमें सीधा सीधा सीएसवी इंपोर्ट कर दो, टेबल वेबल कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब इसमें भी दो तरीके होते हैं, तुम सीएसवी को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, वो आपका प्रॉपर टेबल वेबल सब कुछ बनाएगा, या फिर आप कॉलम्स बना लो, तो टेबल का स्ट्रक्चर रेडी कर दो, और फिर सीएसवी फाइल से, नहीं एक एक करके नहीं, हाँ क्वेरी होती है उसकी भी, बल्क इंसर्ट कहते हैं उसे। तो उस बल्क इंसर्ट को यूज करके सीएसवी फाइल दे दो उसे, और वो सारे डेटा उस टेबल के अंदर डाल देगा। दोनों के फायदे और नुकसान बता देता हूँ। सीएसवी वाला बहुत ईजी है, टेबल वेबल कुछ नहीं बनाना। मान लो तुम्हारी सीएसवी के अंदर 100 कॉलम है, 200 कॉलम्स है, राइट। तो तुम्हें इतने सारे कॉलम्स बनाने की मैन्युअली जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप बन जाएगा, राइट। फास्टर है, जो सीएसवी को डायरेक्टली इंपोर्ट करना फास्टर है, क्योंकि जो दूसरे वाला पार्ट है उसके अंदर तुम्हें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, सब कुछ लिखना पड़ेगा, हर एक डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। तो सीएसवी इंपोर्ट करना फास्टर है। बट इसके नुकसान क्या है, तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है तुम्हारे डेटा के ऊपर। तुम्हें कौन सा कॉलम किससे लिंक करना है, प्राइमरी की, चलो प्राइमरी की और नॉट का तो होता है, बट डिफॉल्ट, चेक, ये सारे कंस्ट्रेंट्स नहीं ला सकते इसमें। प्राइमरी की अलाउड है, प्राइमरी की और नॉट नल, ये दोनों कंस्ट्रेंट अलाउड है। हाँ, प्राइमरी की और नॉट नल अलाउड होता है।
उसके अलावा आप कंस्ट्रेंट्स नहीं लगा सकते कोई, ठीक है, वो बाद में जाके आपको ऑल्टर करना पड़ेगा। सो थोड़ा वो हो जाता है, कंट्रोल खत्म हो जाता है हमारे डाटा के ऊपर से, राइट। जो हम मैन्युअली कॉलम्स बना के इंपोर्ट करते हैं उसमें क्या होता है, कॉलम्स क्योंकि पूरे हमने बनाए हैं, सो वी हैव होल आइडिया, पूरा हर एक चीज के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिकली हमारा कंट्रोल है, ठीक है, कि किस फील्ड को कौन सा डेटा टाइप देना है। वो आप इससे भी कर सकते हो वैसे तो, बट किस फील्ड में कौन सा डेटा ही आना चाहिए, चेक्स लगा सकते हो कि इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, जो भी है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, तो कंट्रोल ज्यादा रहता है। बट उसके कौन से मैंने बताया कि कंपैरेटिवली स्लो रहता है, आपको कॉलम्स मैन्युअली बनाने हैं, फिर क्वेरी लिख के इंसर्ट करवाना है डेटा, तो ये स्लोअर रहता है, ठीक है। और दूसरा कि इसमें ना थोड़ा सा हाई लेवल, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी हाई होती है इसकी, जो आप इस तरीके से कर रहे हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो डाटा के ऊपर कंट्रोल रहता है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ना। तो अभी हम सिंपल वाला ही करेंगे, ठीक है। तो सिंपल वाले के लिए अभी ये सब छोड़ो, सबसे पहले एक नया डेटाबेस बना लेंगे, ठीक है। तो अपना कमांड वी ऑलरेडी नो, क्रिएट डेटाबेस एंड लेट्स से सीएसवी डेमो, ठीक है। मैंने डेटाबेस का नाम रखा सीएसवी डेमो, सिंपल। अब मैं यूज बीसी के बाद रन कर देता हूँ। मैंने बताया था कि आप मल्टीपल क्वेरीज एक साथ लिख सकते हो, वो रन हो जाती है। इट्स नॉट लाइक कि आपको एक एक क्वेरी करके ही रन करनी है, ठीक है। तो आई विल आल्सो यूज दिस डेमो, ठीक है, ये लिख दिया हमने। हाँ, कोई इशू नहीं है। अभी वो रेड लिस्ट दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी बिल्ड नहीं है। हाँ, जब वो ऊपर वाली कमांड रन होगी तो वो फिर वैलिड सिंटैक्स हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो विल एग्जीक्यूट दिस। तो कुछ सीएसवी डेमो नेम तो सेम ही लिखा है, एक एक करके कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखें, यहाँ पे डेटाबेस आया क्या हमारा, आया नहीं। क्रिएट डेटाबेस सीएसवी डेमो कोई उसका प्रोसीजर वगैरह का नाम है क्या? थिंक सो। हाँ, नहीं नहीं, एक एक करके करने वाली बात नहीं है, वो डेटाबेस भी नहीं बना ना हमारे यहाँ पे। अगर एक एक करके करने वाली बात होती, हाँ वही करता, एक एक करके करने वाली बात होती तो एटलीस्ट डेटाबेस बन जाता हमारे यहाँ पे, फिर दूसरी कमांड में इशू देता ना। तो एक एक करके भी करके देख, एक एक करके कर लेते हैं। लेट्स से डेमो फॉर सीएसवी, ठीक है, ये डेटाबेस डेमो फॉर सीएसवी एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट हो गई, फिर नाम में कोई इशू होगा मे बी। हाँ, ये आ गया। हाँ नहीं वही, इसको एक बार, अच्छा हाँ वो भी करके देख लेते हैं। सीएसवी डेमो किया था ना हमने, डेमो हो रही है। ये भी हो रहा है, एक एक करके होता होगा फिर। होना नहीं चाहिए, मतलब रिफ्रेश हो जा। आ गया, ठीक है, डिलीट ही कर देते हैं अभी। नहीं अब हो ही गया तो इसी को यूज कर लेते हैं ना, सारे को डिलीट कर देते हैं, लंबा नाम रहेगा ये। अब यूज करेंगे इसको। अब हमें यूज, अच्छा अभी तो हमें यूज करने की जरूरत भी नहीं है ना, सिर्फ हमें क्रिएट ही तो करना है, एसक्यूएल इंपोर्ट करना है। हाँ हाँ हाँ, इंपोर्ट डाटा इंपोर्ट करना है ना, तो उसके यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे सीएसवी डेमो बन गया है, इसको एक बार मैग्नीफाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सीएसवी डेमो आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो एक एक्सेल सीएसवी फाइल है, सॉरी, उसको हम इसमें इंपोर्ट करेंगे, मतलब जो सीएसवी फाइल का डाटा है वो सारा इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। अब वो कैसे डालेंगे, अच्छा मैं तुम लोगों को सीएसवी फाइल भेजनी रखी है ना कोई भी, मैं तुम्हें एक सीएसवी फाइल भेज देता हूँ, वो डाउनलोड करना है ना, उसको विल पुट दिस, ठीक, क्या व्हाट्सएप ही तो कर रहा हूँ। नहीं वैसे ही पड़ी होती है, वो चली जाती है, कोई इशू नहीं होता। नहीं नहीं, इसकी है कहाँ, किसको भेजी थी मैंने,
11 बजे को चाहिए होगी। ये देख। ठीक है, मैंने तुम लोगों को एक सीएसवी फाइल भेज दिया। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो। व्हाट्सएप पे तुम लोगों को एक सीएसवी फाइल भेजी है मैंने, इसको डाउनलोड कर लो। अरे आज एक कॉलेज में जाना था मेरे को। हाँ, तो वहीं पे था प्लान साइबर सिक्योरिटी का। अच्छा, बेसिक से सिखाते हैं तो डजंट मैटर। पॉइंट है कि यहाँ पे इन कोर्सेज के लिए इंटरेस्ट चाहिए सिर्फ। यहाँ पे शुरू हो रहा है, दिसंबर से शुरू हो जाएगा, दिसंबर लाइक 15 समथिंग से साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। हाँ, हो गया रेडी। अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें देता हूँ, दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा था, बता देता हूँ। ठीक है, सिंपली तुम्हें क्या करना है, इस पे करना है राइट क्लिक। यहाँ पे जाना है तुम्हें टास्क में। ठीक है, टास्क। अब टास्क के अंदर यू हैव ऑप्शन ऑफ इंपोर्ट फ्लैट फाइल। ठीक है, इंपोर्ट फ्लैट फाइल। तो इंपोर्ट फ्लैट फ्लैट फाइल पे क्लिक करेंगे इस तरीके। अब इसको मैं मैग्नीफाई बंद कर देता हूँ। तो इस तरीके से तुम्हारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। राइट, इसमें जो सबसे पहला फील्ड है, राइट, उसमें हम अपनी सीएसवी फाइल को सिलेक्ट करके डाल देंगे। सो वी हैव टू क्लिक ऑन ब्राउज एंड यहाँ पे ये रही मेरी सीएसवी फाइल। ठीक है, आपने जहां भी पुट करी आपको वहां पे नेविगेट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट फ्लैट फाइल के बाद, अच्छा एक बार नेक्स्ट कर दो, इसमें नेक्स्ट करने के बाद आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसमें ब्राउज करना एंड ब्राउज में तुम्हारा फाइल मैनेजर खुल जाएगा बेसिकली। उसमें जहां पे भी तुम्हारी फाइल है वहां पे नेविगेट करना, उसको सिलेक्ट करना एंड ओपन इट। ठीक है, अब देखो जैसे ही तुम इसे ओपन करोगे तुम्हारा नेम एंड नीचे वाली जो दोनों चीजें थी वो बेसिकली अपने आप भर गई। राइट, तो न्यू टेबल नेम इज कि तुम्हारा टेबल का नेम क्या होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट इसने जो सीएसवी फाइल का नाम था वही लिया है। तुम्हें चेंज करना है तुम चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नीचे तुम्हारा स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये आपका लगा लो डिफॉल्ट यूजर नेम है। अभी हमारे पास एक ही यूजर है जिसने डीबीओ लिया है। अगर हमारे पास मल्टीपल यूजर होते तो हम इसका बता सकते हैं कि हाँ ये इस एक्सेस पे है। ठीक है, तो बस इसके बाद थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कोई नहीं। इसके बाद वी विल हिट नेक्स्ट। नेक्स्ट करने में आपको मिलेगा एक प्रीव्यू ऑफ योर डेटा कि आपका डेटा क्या है कैसा है। ठीक है, अब यूजुअली इस स्टेप पे हम तब आते हैं जब हमारे पास डेटा ऑलरेडी क्लीन होता है। ठीक है, इस स्टेप पे हम, हाँ, इस स्टेप पे आने से पहले हम अपने डेटा को क्लीन करके आते हैं। तो एक्सेल से या पाइथन से, वट एवर यू प्रेफर, वहां से हम अपने डेटा को क्लीन कर लेते हैं, पावर बीआई से, है ना। बट यहाँ पे अभी तक हमारा डेटा क्लीन नहीं है, तो उसकी वजह से हमें कुछ इश्यूज आएंगे, वो मैं साथ बताता रहूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ उसमें इश्यूज क्या है। कि जो हमारा ऑर्डर आईडी वाला कॉलम है उसको हम प्राइमरी की नहीं बना पाएंगे, किसी भी बेसिकली कॉलम को हम प्राइमरी की नहीं बना पाएंगे क्योंकि रिपीटेशन है, डुप्लीकेट वैल्यूज है। ठीक है, और जो प्रॉफिट वाला कॉलम है हमारा सबसे लास्ट में ना, इसमें एक प्रॉफिट का कॉलम है, सबसे लास्ट में ये हमारा एक प्रॉफिट का कॉलम है। ठीक है, इसके अंदर एक दो वैल्यूज मिसिंग है। ठीक है, तो हमें इसको नल अलाउ करना पड़ेगा, वो आगे बताऊंगा कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, हम्म, हाँ नेक्स्ट कर लो। और जब नेक्स्ट करोगे तो तुम्हारे पास स्कीमा आ गया बेसिकली। ठीक है, कि एसक्यूएल तुम्हारे सीएसवी फाइल को किस स्कीमा में तुम्हारे सर्वर पे डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें तीन चीजें वेरीफाई करनी होती है। पहला कि सारे कॉलम्स से तुम्हारा डेटा टाइप सही आया है कि नहीं आया है। बाय डिफॉल्ट इसने डेटा टाइप सही उठाया है। ठीक है, अब हाँ, प्रीव्यू डाटा बस देखने के लिए है कि तुम्हारा डेटा दिख रहा है कि नहीं। क्या हुआ, आ गया इस पे।
ठीक है। अब इसमें तुम्हें 3 चीज़ें देखने वाली हैं, ठीक है? पहला कि तुम्हारा जो रोज़ हैं वो एक तो वो सारी आ गई हों, ठीक है? दूसरा उनका जो डेटा टाइप है, वो उसने सही पिक किया हो। यहाँ पे उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो एसक्यूएल सर्वर को लग रहा था कि ये डेटा टाइप बेस्ट है, वो उसने पिक करे है। क्या? नहीं, डेटा क्लीन नहीं है ना, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ कि डेटा क्लीन ही नहीं है, ये ऐसा ही डेटा है। इसी को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसी की लिए वजह से तो हमें दिक्कत है कि वरना तो हम नेक्स्ट चेक करते चलते सिर्फ, है ना? ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम डेटा टाइप देख लो कि हर एक रो का डेटा टाइप सही है या फिर नहीं है, और फिर उसके बाद तुम्हें किस रो को प्राइमरी की बनाना है और किस रो में नल वैल्यूज, हाँ नल वैल्यूज अलाउ करनी है, वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब प्राइमरी की कोई भी नहीं बन पाएगा क्योंकि डेटा की डुप्लीकेशन है इसमें, ठीक है। प्राइमरी की के लिए हमें यूनिक वैल्यू चाहिए होती है सारी, ठीक है। और जो प्रॉफिट वाला कॉलम था हमारा लास्ट, उसमें 2-3 नल वैल्यू है, तो उसको हम, हाँ, इसमें अलाउ कर देंगे प्रॉफिट में, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट में उसको टिक कर दिया यहाँ पे कि उसमें नल वैल्यू अलाउ होना है। हाँ, फ्लोट काउंटर डेसिमल वैल्यू होती है। टेन इंटीजर बेसिकली बहुत छोटी इंटीजर के लिए 1 और 2 डिजिट की इंटीजर्स वैल्यू, तो टेन इंटीजर, इंटीजर, बिग इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, तो 2, 4 और आई गेस फिर 9 आता है, फिर 32 समथिंग आता है, ये हिरार्की होती है इनकी, क्योंकि इंटीजर में हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते ना स्केल सर्वर के अंदर कि कितना हमें चाहिए, तो इसलिए उसमें होते हैं टाइनी इंटीजर, इंटीजर, बिग इंटीजर, स्मॉल, से बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बस इसको टिक किया हमने एंड वी विल हिट नेक्स्ट। यहाँ पे आपको लास्ट टाइम वेरीफाई करने को बोल रहा है कि ये फाइल है, ये डेटाबेस का नाम है, ये आपके टेबल का नाम बनेगा, और हाँ ठीक है, इस सर्वर पे जाएगा। लास्ट टाइम वेरीफाई करने को बोल रहा है कि अगर कुछ भी इशू है तो आप बैक जाके उसे फिक्स कर सकते हो, और सब कुछ यहाँ पे भी ठीक है तो आप फिनिश कर दो ना, उसको दो 1-2 मिनट। अब ये वार्निंग दे रहा है, वार्निंग में बेसिकली अगर आपको पढ़नी है तो यहाँ सामने वार्निंग के ऊपर क्लिक करके आप पढ़ भी सकते हो, बट बेसिकली क्या बोल रहा है एसक्यूएल सर्वर कि क्योंकि तो हमारे प्रॉफिट वाले टेबल में कुछ नल वैल्यूज थी, तो वो उसने इंपोर्ट नहीं करी है, वो बता रहा है बस वो, ठीक है। बस उसके बाद से कर दो क्लोज। तो हाँ, ठीक है। अब जब आप अपने सीएसवी डेमो वाले जो डेटाबेस है उसको खोलोगे एंड उसके अंदर टेबल्स देखोगे, तो टेबल्स के अंदर आपका dbo डॉट सुपरस्टार आ गया, ठीक है। ये टेबल आपका प्रॉपर जो सीएसवी फाइल वाला टेबल था वही है, विद द स्ट्रक्चर एंड विद द डेटा, ठीक है। तो इसमें आप अपने कॉलम्स वगैरह स्टिल अभी भी देख सकते हो, तो कॉलम वगैरह देख लो सीधा यहाँ से, ये आपके सारे कॉलम्स बन गए, रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से आप अपनी सीएसवी फाइल को बोर्ड करते हो। जो बल्क इंसर्ट वाला कमांड मैंने बताया था, है ना, जिससे आप लाइक क्वेरी के थ्रू अपनी सीएसवी वाली इंपोर्ट कर सकते हो, वो डीएमएल की बात करेंगे। अभी मैंने ये भी इसलिए किया कि डीएमएल में ना जब डेटा इंसर्ट करने लगते हो तो यूजुअली बच्चे 5 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, 15 रोज ऑफ डेटा इंसर्ट करने का थक जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा क्वेरी टाइप करना वो होता है, इशू रहता है, राइट। दूसरे डेटा ऑलरेडी इंसर्टेड मिलेगा, तो जो तुम्हारी फिल्टरिंग है, सॉर्टिंग है, ये सब बहुत लाइक ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छे से तुम्हें आउटपुट दिख पाएगा। बिल्कुल हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर ऑटोमेट होके ही यूज होता है, तुम्हें डायरेक्टली क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें सीखने की जरूरत है, क्योंकि देखो कोर्स ना तुम्हारा एसक्यूएल सर्वर पे नहीं रुक गया है, अगर तुम्हारा पाइथन आएगा तो कुछ आएगा। अब पॉइंट ये है कि जब तुम कंपनी में थोड़े लाइक बेसिक लेवल पे जाओगे तो एसक्यूएल सर्वर पाओगे, एज डेटा जो ये होता है एनालिटिक्स, वो लग जाएगा। उसके ऊपर फिर तुम्हारा आता है डेटा साइंस, ठीक है। लेकिन उसके बीच में डेटा इंजीनियरिंग आता है पहले, है ना। डेटा इंजीनियरिंग में तुम्हारा पाइथन वगैरह का इंट्रोडक्शन होता है, तुम पाइथन से फिर अपने एसक्यूएल सर्वर, पावर बीआई इन सबको कंट्रोल करते हो, एंड तुम बेसिकली सॉफ्टवेयर ऐसे डिजाइन करते हो कि जो तुम्हारे बॉसेस हैं वो एक क्लिक करें, सारा टेबल बन के आ जाए,
बेस तुम उसी को कह सकते हो, बट बहुत ज्यादा डीप में जाके। डेरिवेटिव्स तो बहुत छोटी चीज है। तो वही तुम्हें मैथ्स करनी पड़ेगी अगर तुम्हें फिर एआई वाले पार्ट पे जाना है, ठीक है? हाँ। तो वही है कि उसके बाद फिर तुम्हारा ये दोनों मैथ के मॉडल रहते हैं। उसके बाद तुम एक्चुअली मशीन लर्निंग की तरफ जाते हो। उसके बाद आता है तुम्हारा मशीन लर्निंग। उसके बाद तुम्हारा फिर डीप लर्निंग। उसके बाद फिर तुम्हारा एआई। और फिर जीपीटीज वगैरह, फिर उसके बाद तो अलग अलग मॉडल्स वगैरह आते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस वाला पार्ट हो जाता है उसके बाद। हाँ ये तो हाँ ये तो बिल्कुल बेस में है। जब तुम अगर तुम कहीं पे एज अ डाटा साइंस साइंटिस्ट अपॉइंट होते हो ना, ये सारे टूल्स कभी यूज नहीं होते। पाइथन भी हट जाएगा तुम्हारा उसके बाद तो सिर्फ तुम्हारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी बने हुए होंगे, तुम्हें कनेक्ट करना है, रिसर्च करनी है, वो सब करना है। वो तो लाइक। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, डेटा एनालिसिस इसके बाद पावर बीआई और फिर खत्म। तो दो तीन। क्योंकि जैसे जैसे पोस्ट बड़ी होती है, पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। जितना पैसा मैं एक डेटा साइंस को दूंगा अपनी कंपनी में लाने के लिए, उतने में मैं 10 से 12 डेटा एनालिटिक्स वाले डेटा एनालिसिस वाले ला सकता हूँ। तो ये रहता है। तो इसलिए कि बेसिकली अगर मेरे को काम ही नहीं है डेटा साइंटिस्ट का, तो मैं क्यों हायर करूँ उसे, क्यों बेफालतू में पैसे फूकूं। डेटा साइंटिस्ट भी काम कर देगा डेटा एनालिटिक्स वाला, कोई इशू नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता पाथ वहीं से होके जा रहा है ना। काम वही कर देगा। बट क्योंकि वो डेटा साइंटिस्ट है। कि कई सारी कंपनीज में इतना डेटा ही नहीं होता कि तुम्हें उन्हें डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़े। तो डेटा एनालिटिक्स से उनका काम चल जाता है। वही ना। वही होता है। ठीक है। तो इसमें हमने ये कर लिया। और ठीक है। तो मैंने तुम्हारा यार डीडीएल अभी खत्म हो गया है। और डीएमएल अभी स्टार्ट करने के लिए वो नहीं है टाइम इनफ। एक मिनट रुको, कुछ टॉपिक में एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, कोई टॉपिक से आता नहीं गया तुम्हारा। ठीक है। अब यार बार बार रिकैप नहीं कराता रह सकता ना, एक बार करा दिया था मैंने। हाँ। उन्होंने ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं किया है। ऑनलाइन मैंने लिंक भेजा हुआ था, ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं किया है। अम, ये बात भी है। ठीक है तुम्हारा। ठीक है तुम्हारा माई एसक्यूएल का इंस्टॉलेशन और ये एक्सप्लेनेशन वगैरह हो गया था, और डीडीएल हो गया है। डीडीएल में क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप तीनों कमांड हो करा दिए हैं। ठीक है। उसके बाद सारे डेटा टाइप करा दिए हैं। हाँ, ड्रॉप डेटाबेस। डेटाबेस का तुम्हें शायद से परमिशन वाला इशू पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो नहीं, बट यूजुअली तुम्हें इशू पड़ेगा। तो वो तुम्हें एक चीज देखनी पड़ेगी। बट हो जाएगा उससे। MySQL बहुत छोटा है इसके सामने। MySQL नहीं। अगर तुम क्वेरी की बात करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्केलेबिलिटी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिडंडेंसी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम डेटाबेस को चूज करने से पहले देते हैं। तो MySQL बहुत ज्यादा लाइक आजकल ज्यादातर जो स्कूल्स में कॉलेज में बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उसमें यूज होता है। कंपनीज यूज नहीं करती है MySQL को। हाँ, ये और वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। यूज इसे इसलिए किया जाता है क्योंकि स्केलेबल है, सबसे बड़ी बात। ये स्केलेबल है कि जैसे जैसे डाटा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप सेम अपने डेटाबेस को ही अपग्रेड करते रह सकते हो। ये नहीं है कि आपको पुराने वाला हटा के पूरा नया बनाना पड़ेगा। क्योंकि MySQL में ये दिक्कत रहती है कि फॉर फर्स्ट लेट से 20-30 थाउजेंड रोज, मतलब 20-30 थाउजेंड लोगों को डेटा के लिए एक सर्वर बना, डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे, डेटाबेस डिजाइन करोगे।
जब उससे नंबर एक्सीड करने लगेगा तो तुम्हें ये नहीं है कि तुम उसी जो ऑलरेडी बना हुआ है उसी को अपडेट कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है, तुम्हें हटा के पूरा डेटा को दोबारा माइग्रेट करके फिर दोबारा नया क्रिएट करना पड़ेगा। फिर एक 1 लाख के आसपास ये लिमिट हिट हो जाती है माइस्क्यूएल की। माइस्क्यूएल है क्या है तुम्हारा, वर्क स्टेशन है क्या है? हाँ वर्क बेंच ना। यार इसका तो मेरे को आइडिया नहीं, तुम एसक्यूएल को देखो, मैं तो ऐसे यूज करता था, तुम इसको हटाओ। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, क्वेरी रन करने वाले बता रहा हूँ। यहाँ पे माई एसक्यूएल लिखोगे ना, यहाँ से रन करता था। और तुम्हारे पास माई एसक्यूएल वो नहीं है शेल? वर्क बेंच मैंने आज तक यूज नहीं किया मैंने माई एसक्यूएल वर्क बेंच। सिर्फ वर्क बेंच है, बस माई एसक्यूएल का सर्वर भी नहीं है, तुमने सिर्फ वर्क बेंच इंस्टॉल कर रखा है। चलिए ठीक है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे में दिखा नहीं रहा फॉर सम रीजन। अच्छा नहीं है, कहाँ है तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तुम्हारा सर्वर नहीं है, तुमने सिर्फ वर्क बेंच डाल रखा है। जैसे इसमें होता है ना कि एसक्यूएल सर्वर होता है और एक मैनेजमेंट स्टूडियो होता है, अच्छा तुमने सिर्फ मैनेजमेंट स्टूडियो वाला पार्ट डाल दिया है, सर्वर डाला ही नहीं हुआ है। वो भी माई एसक्यूएल करके डाउनलोड कर लो, वहां से डाउनलोड हो जाता है, माई एसक्यूएल कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड हो जाएगा सिंपली गूगल से। और ठीक है, हमने कॉलम ड्रॉप करना सीख लिया, टेबल ड्रॉप करना सीख लिया। टेबल ड्रॉप करना भाई कि ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम टेबल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने सारे कंस्ट्रेंट्स कर रखे हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट, हमने ये सारे कर लिए थे। ठीक है, पहले यूज करना पड़ेगा उसे, डायरेक्टली नहीं होता। हाँ, अब एक चीज और रह गई, ये टॉपिक हमारा मिस हो गया, कि हम ऑल्टर से ना एक्चुअली कंस्ट्रेंट्स भी डाल या हटा सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, जितने भी हमारे कंस्ट्रेंट थे उन्हें भी डाल ही हटा सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ऑल्टर डीएमएल का भी पार्ट है, बट ऑल्टर फिलहाल हम डीडीएल के लिए पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे सिर्फ। उसमें ऑल्टर डेटा को ऑल्टर करने के लिए होता है कि डेटा अपडेट करना है, कुछ भी है। ठीक है, अब लेट से एक टेबल ले लेते हैं, अभी सीएससी डेमो वाले को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, और जो पुराने वाले टेबल थे उन्हीं पे वर्क करते हैं अपना। तो हाँ, ऑल्टर से कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाते हैं और हटाते हैं। लेट से मेरे को स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर डीओबी को नॉट नल करना है। ठीक है, डीओबी में नॉट नल लगाना है मेरे को, अभी नल है ना, उसको मेरे को नॉट नल करना है। ठीक है, तो फॉर दैट पहले तो यूज कर लेते हैं इसको, यूज क्या नाम था इसका, टेस्ट डीबी। तो टेस्ट डीबी दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, टेस्ट टेक्स्ट लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, एग्जीक्यूट, यूज हो गया। अब हमें स्टूडेंट टेबल ऑल्टर करना है। सो सबसे पहले तुम्हें पता ही है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, ऐसे है ना शायद से, स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्योंकि हमें एक कंस्ट्रेंट ऐड करना है, सो हम सिंपली ऐड लिखेंगे। हाँ, ऐड, और उसके बाद कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब इसमें एक यूनिक चीज होती है कि जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होते हो और जब आप ऑल्टर कर रहे होते हो, तो कंस्ट्रेंट के साथ ना एक यूनिक चीज होती है कि जब आप टेबल क्रिएट ही कर रहे हो तब जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनका कुछ नाम नहीं होता। ठीक है, जब टेबल क्रिएट कर रहे होते हो तो आप जो कॉलम आपने बनाया उसी के साथ डायरेक्टली आपने अपना कंस्ट्रेंट डाला और डेट्स इट, राइट। जब ऑल्टर कर रहे होते हो तो कंस्ट्रेंट को आप नाम देते हो। ठीक है, जो भी ऑल्टर करके आपने कंस्ट्रेंट डाला हुआ है उसको आप नाम दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड कंस्ट्रेंट ही करते हैं, कंस्ट्रेंट, ठीक है, ऐड कंस्ट्रेंट। अब हमें देना है अपने कंस्ट्रेंट को एक नाम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डीओबी में नॉट नल लगा रहे हैं, राइट। हम कर रहे हैं डीओबी में नॉट नल लगा रहे हैं, तो वी विल डू, लेट्स से नेम दिया हमने डीओबी अंडरस्कोर
एन एन नल मतलब नॉट नल, बेसिकली कुछ भी नाम दो, डजेंट मैटर। ठीक है, मैंने ये दिया है। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें अपना कंस्ट्रेंट लगाना है। कंस्ट्रेंट क्या है हमारा? नॉट नल। ठीक है, नॉट नल। नहीं नहीं, वहां पे तो ठीक है, नॉट नल नहीं लगेगा क्या? नहीं, तुम एकदम सही कह सकते हो, मतलब तुम्हारा एकदम सही हो सकते हो। नहीं, बाद में ही आता है शायद, नॉट नल नहीं लगेगा, रुको एक मिनट। और मैं GOB क्यू करके यूनिक लगाना चाहूँ, यूनिक एंड हाँ, ये इशू है, नॉट नल नहीं लगता बाद में, ऑल्टो से नॉट नल नहीं लगा सकते तुम। हाँ, तो ऑल्टो से नॉट नल नहीं लग सकता है। ठीक है, वही मेरे को लग ही रहा था। ऑल्टर से नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट नहीं लगा सकता, बाकी कंस्ट्रेंट आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यूनिक लगाया, DOB ऑब्वियसली यूनिक नहीं पॉसिबल है, कोई दो बच्चे सेम डे पे पैदा हो सकते हैं। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें यूनिक लगाया। ठीक है, तो हमने DOBU करके उसका नाम दिया। ठीक है, कंस्ट्रेंट का, एंड उसमें हमने यूनिक लगा दिया DOB पर। नाम है सिर्फ DOB यूनिक करके मैंने नाम दिया ना, कंस्ट्रेंट का नाम है, देना जरूरी होता है, नाम देना जरूरी है। यूनिक कंस्ट्रेंट है ना, कि उसकी सारी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, जैसे प्राइमरी की क्या होता है ना, यूनिक और नॉट नल। नहीं, DOB यू की जगह पे यूनिक कैसे लिखोगे तुम? यूनिक यूनिक लिखोगे। DOBU जो है वो हम कंस्ट्रेंट का नाम दे रहे हैं, जब हम यूनिक को DOB वाले कॉलम पे लगा रहे हैं ना, तो वो जो प्रॉपर्टी हुई DOB वाले कॉलम की, उस प्रॉपर्टी का नाम हमने DOBU दिया है। उसकी जगह पे तुम कुछ भी दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, डजेंट मैटर। बट ऑल्टर से मैंने वही बताया कि जब तुम ऑल्टर से कंस्ट्रेंट लगाते हो, उसका नेम होता है। ठीक है, तो ये वही नाम है। ठीक है ना, इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, एंड यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, सो इसमें यूनिक लगा देना, यूनिक तो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं ना, कोई बात नहीं, इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, लेट्स से काम करते हैं, इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वरना हम वो स्टोर प्रोसीजर वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, वो ज्यादा सिंपल रहता है। ठीक है, क्या पता ही नहीं, कोई बात नहीं। तो वी डू, मैंने एक दो कमांड को स्टोर प्रोसीजर वाले बता रखे हैं, जो एच की तुम्हारा स्टोर प्रोसीजर ही है, एच विल परफॉर्म स्टोर प्रोसीजर ही है, ये सिंपल रहता है ना उससे। एंड क्या नाम है, DOP नहीं, स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम यहाँ पे आ गया, एंड जो हमारे पास DOB था, इसमें मेरे को भी लग रहा है क्योंकि रन तो हो गया था वो, क्योंकि अरे नहीं, पॉइंट इज एक तो यूनिक दिखता नहीं है यहाँ पे, है ना, और ये कुछ तो इशू दे रहा है क्या? हाँ, स्टैक कर लेते हैं। हाँ, ये भी पॉइंट है कि स्टैक वाला हमारा सीधा SQL पे रन होगा। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट, अब DOB आएगा ना, DOB फ्रॉम स्टूडेंट्स। पहले तुम कॉलम का नाम नहीं दोगे, सिलेक्ट कमांड है तो तुम फ्रॉम स्टूडेंट्स करोगे, पहले तुम वो करोगे ना, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट, फिर तुम्हारा कॉलम का नाम, या तो तुम कॉलम का नाम दो या स्टार दो। वैसे करके देख लेता हूँ, मेरे को तो स्टूडेंट, मेरे को तो हाईली गलत लग रहा है, दो लाइन ऑलरेडी आ रही है। क्या
स्टार, select star from students। ये बोल रहे हो इतनी देर से, तो उसमें वो डीओ भी ऐसे नहीं लिख सकते तुम? कुछ भी बना रहे हो अपनी क्वेरी। तुम्हारे रख के देख लेते हैं। ठीक है, तुमने ये लिख दिया, अब दोबारा अंडरलाइन आ गया। डीओ भी टेबल का नाम छोड़ दो। ये जो तुम बोल रहे हो वो इस तरीके से होता है, स्टार की जगह पे डीओ भी आता है। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम स्टूडेंट्स ऐसे रहता है। देखो अब हो गया ना सही। कुछ भी लिखवा रहे हो, मैं सोचा कि बोल क्या रहा है ये। और इससे सिर्फ तुम्हारा वो आता है, कॉलम। नहीं, डेटा डालने वाली बात ही नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं। तो प्रॉपर्टी तो देखनी थी, हमने वही तो कर रहे थे हम इतनी देर से। क्या? हाँ, यूनिक प्रॉपर्टी दिखती नहीं है। एक और होता है इसका शायद, एस पी अंडरस्कोर क्या था वो। अच्छा नहीं, छोड़ो। हाँ, एस पी अंडरस्कोर कॉलम्स होता है शायद, वो ट्राई करते हैं। जहाँ अभी बेसिकली तुम्हारी क्लास में हो गई, लास्ट में तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि जब तुम्हें ड्रॉप करना होता है तो तुम ऑर्डर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, डिलीट हो जाएगा वो कंस्ट्रेंट। ठीक है, कोई सा भी नहीं जो तुमने क्रिएट किया, जो नाम है ना तुम्हारे पास, वरना तुम ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नाम में क्या डालोगे? समझे क्या? जब तुम बना रहे हो कंस्ट्रेंट्स, जब तुम डाटा इंपोर्ट कर रहे हो, तुमने प्राइमरी की टिक किया है, तो वो वाला वो कंस्ट्रेंट नेम्ड कंस्ट्रेंट नहीं है, वो वैसे जैसे तुम क्रिएट टेबल करते हो प्राइमरी के लिखते हो ना, वो उस तरीके का कंस्ट्रेंट बन जाता है। फिर वो तुम्हें कॉलम ही ड्रॉप करके दोबारा बनाना पड़ेगा कंस्ट्रेंट, अगर उसमें मॉडिफिकेशन करना है तो। हाँ, उसमें मतलब देखो, तुम प्योर एसक्यूएल के फॉर्मेट में, हाँ। बट जब से स्टोर्ड प्रोसीजर है, क्योंकि हम मैनेजमेंट स्टूडियो पे वर्क कर रहे हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर अवेलेबल है, तो उसके लिए प्रोसीजर होता है उसमें। नहीं, एसपी अंडरस्कोर हेल्प तो यार तो देखने के लिए है सिर्फ। एग्जीक्यूट। ठीक है, तुम्हारा क्लास बेसिकली इतना ही था। अब लास्ट में हम बस वो देख रहे हैं, यूनिक वाला देखने के लिए। एन कॉलम्स। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेगा हम। हाँ जी। हम्म। 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 तो उसके लिए वो होता है एसपी अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, जितने भी कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। हेल्प से कंस्ट्रेंट लगे हुए दिखते हैं? नहीं ना, वो तो कॉलम के नाम दिख रहे होंगे ना। कंस्ट्रेंट के नाम दिख रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रेंट नाम वहाँ से देख लो, ना तुम्हारा एसपी अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। नहीं, यूनिक दिखता ही नहीं है, मैंने एसपी अंडरस्कोर कॉलम में भी देखा, उसमें भी नहीं दिख रहा है। हाँ, एसपी अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट्स। हाँ, एसपी अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, वो मैंने अभी देखा। डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। हाँ, ओके। हाँ, तुम क्या कह रहे हो?
क्लस्टर किस कॉलम में? तुमने क्या रन किया है? क्वेरी क्या रन करी है? क्वेरी क्या रन करी है? sp अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट। हाँ, आके देखता हूँ, रुको। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आके देखता हूँ। ये देखो, ये sp अंडरस्कोर क्योंकि इसमें कंस्ट्रेंट कॉलम यूजेज। अरे नहीं, इसमें कंस्ट्रेंट में सिर्फ नहीं, वो तो देख लेता हूँ। यहाँ पर अंडरस्कोर करूंगा, वो मुझसे अवेलेबल है मेरे पास। अरे मैं इसको डालूंगा तो कंस्ट्रेंट यूजेज रूल नहीं, इसमें कंस्ट्रेंट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, ये अलग चीज है ये तो। इसमें डाटा है तो नहीं, डेटा होना ना होना कंस्ट्रेंट को थोड़ा मैटर करता है। इट्स लाइक कॉलम नेम है, तुम डेटा हो ना हो, कॉलम तो हो गई ना। कॉलम की प्रॉपर्टी है कंस्ट्रेंट एक बेसिकली, क्योंकि कौन सी प्राइमरी की बना रखी है तुमने, कौन सी क्या बना रखा है, कंस्ट्रेंट बेसिकली कॉलम की तुम्हारी प्रॉपर्टी है। sp अंडरस्कोर हेल्प भी बचा है, वही है। और यूनिक नहीं दिखता इसमें, sp अंडरस्कोर कॉलम्स करके भी नहीं दिखता, तो यूनिक नहीं दिखता है इसमें डेटा कुछ भी नहीं है अभी, खाली है। क्यों नहीं दिखेगा? अरे टेस्ट नहीं कर सकते तुम, डेटा नहीं है तो उसके ऊपर यूनिक लगेगा नहीं, बट प्रॉपर्टी तो दिखेगी ना। भाई तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कंस्ट्रेंट्स प्रॉपर्टीज होती है उसकी, कॉलम्स की, समझ रहे हो? जैसे ये सारे प्रॉपर्टीज है ना कॉलम्स की, ये सारी प्रॉपर्टीज है कॉलम्स की, कि नलेबल है, टाइप क्या है, प्रिसीजन क्या है, लेंथ क्या है, स्केल क्या है ना, ये कॉलम्स। कॉलम्स और फिर टेबल का नाम देना है यहाँ पे, वो उस टेबल के सारे कॉलम्स की प्रॉपर्टीज दिखा देता है। ठीक है, तो तुम्हारा बेसिकली इतना ही क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। आज तुम्हारा डीडीएल वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया है, ठीक है, और डेटा इंपोर्टिंग का लेट्स से 20% हो गया है। क्या प्रिसीजन? कितना प्रिसाइज वैल्यू लेगा वो, और फ्लोट है और प्रिसीजन में तो फिर मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट लेगा, उस वाली चीजें। हाँ, ये बेस 10 का इंटीजर लेगा, लॉगरिथमिक स्केल वाली चीजें आती हैं। वैल्यू 50 तो पता ही है तुम्हें, जब प्रिसीजन 50 लिखा हुआ है तो हाँ, उसमें दोनों का मतलब सेम होता है, तुम्हारी लेंथ और प्रिसीजन दोनों सेम होती है। स्केल का मतलब कि स्केलेबल कितना है, जैसे वैर क्या है, मतलब तुम्हारा बेस से स्टार्ट होके एंड तक जाता है, वो स्केल भी वैर करके केस में सेम ही लिखा होगा, है ना। तो मतलब हाँ, क्योंकि बेसिकली तुम्हारा जो इंटीजर है वो स्केलेबल है, वरना बाकी नहीं है। स्केलेबल का मतलब वही है कि तुम उस एक वैल्यू को कहाँ तक स्केल कर सकते हो। अब मैं ए दे दूं, ए को तुम बड़ा थोड़ा ना करोगे, और मैं जीरो दे दूं, जीरो को 1 2 3 4 किसी भी एक्सप्रेशन के थ्रू स्केल किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास फिर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। चलो, कल मिलते हैं फिर। हाँ, तुम्हारे पास दो तरह के डेटा टाइप होंगे, एक में तुम्हारा वैरचर वगैरह सब कुछ लिखा होगा, है ना। एक डेटा टाइप होगा जो एसक्यूएल के अंदर वो डेटा टाइप किस नंबर से रिप्रेजेंटेड होता है। क्योंकि वो उनका बेसिकली सीरियल नंबर है, लगा लो। वेलकम। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं फिर, ठीक है। तुम्हारी क्लास करते हैं 5 बजे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल।